नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानगत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के सीईटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब जानते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। लेकिन यदि आप इनका जवाब नहीं जानते तो फिर आपको ये वीडियो देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप ना तो प्रश्नों का आकलन कर पाएंगे और ना ही अपनी तैयारी को गति दे पाएंगे। तो आपसे आशा करता हूँ आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और इनको याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, साथ ही एक तो ये थॉर्नवेट नहीं थॉर्नवेट होगा, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईएडी जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो साथियों, जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है उसमें जो ईएडी ईएडी जो जलवायु प्रदेश है इसको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उनसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और साथियों, उष्ण अगर मरुस्थलीय दे दिया तो हमारे जो राजस्थान का कौन सा भाग है जो मरुस्थलीय है, तो हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग कौन सा है, मरुस्थलीय भाग है। तो पश्चिमी भाग के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसमें जिले पूछ ले जाए तो इसमें जो मुख्य रूप से जो जैसलमेर जिला है कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर जिला हो जाएगा। दूसरा पूछ ले जाए बाड़मेर जिला हो जाएगा। और पश्चिमी जोधपुर जिला इसमें मुख्य रूप से आते हैं ईएडी जलवायु प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दो, राजस्थान में वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। तो साथियों, जो वर्टिसोल मृदा है ये इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। और अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली या रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा, बूंदी, पारा और झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। और ये काली जो रेगुर मृदा जिसको वर्टिसोल कहते हैं, ये पूछ लिया है कि किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा होती है। चलिए, हमारी क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक तरीके से समझ लीजिए, अगर मान लो अभी मृदा से संबंधित टॉपिक आ गया तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न और बताए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी को और अच्छी गति मिल सके। तो आपसे आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस काल को माना जाता है। तो साथियों, जो हमारी राजस्थानी भाषा है इसका जो गोल्डन एज स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है। तो साथियों, इसका जो स्वर्ण काल जो माना जाता है ये 1650 से 1850 ईस्वी को माना जाता है राजस्थानी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग, क्योंकि इसमें इसी काल में सर्वाधिक कौन से चारण साहित्य व ऐतिहासिक ग्रंथों की स्थापना हुई। चारण साहित्य व ऐतिहासिक ग्रंथों की स्थापना कब हुई, इसी काल में हुई थी। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो 1650 से 1850 ईस्वी के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। साथियों, हमें यहाँ भौतिक प्रदेशों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो साथियों, हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। साथियों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, थार का जो मरुस्थल है ये तैतीस सागर का अवशेष है। तो साथियों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सॉरी, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर ही है। ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही हो, यहाँ पे हमें असत्य पूछा है। और ऑप्शन डी देखते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो साथियों, जो दक्षिण पूर्वी पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो थार का मरुस्थल है ये तैतीस सागर का अवशेष है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, छप्पन का बेसिन लूनी नदी का भाग है। तो साथियों, जो छप्पन का जो बेसिन है ये लूनी नदी का भाग नहीं है। तो ये कौन सी नदी का भाग है, छप्पन का जो बेसिन है ये माही नदी का भाग है। तो ये जो असत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो छप्पन का बेसिन है ये माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा
व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है। और अगर पूछ ली जाए कि यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि छप्पन का बेसिन लूनी नदी का भाग है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लूनी नदी का भाग न होके किसका भाग हो जाएगा? माही नदी। तो आप याद कर लीजिए, छप्पन का बेसिन है ये माही नदी का भाग है। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर हो जाएगी। और जो थार का मरुस्थल है ये टैथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल 100% सत्य कथन है। और दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो असत्य है, इसमें जो हो जाएगा विकल्प वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कोबड़ पट्टी जो फ्लोराइड युक्त जल के लिए जानी जाती है, किन जिलों के मध्य स्थित है? तो साथियों, राजस्थान में अगर आपसे पूछ ली जाए कि कोबड़ पट्टी क्या है, तो साथियों फ्लोराइड युक्त जल की जो पट्टी है इसको कोबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये नागौर व अजमेर जिले के बीच में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नागौर और अजमेर जिले के बीच में, क्योंकि नागौर और अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड की बहुत ज्यादा अधिकता है, और उसी अधिकता के कारण उसी जो जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है। और इसी कारण लोगों की हड्डियों में कुबड़ निकल आती है, जिसे कुबड़ा पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। तो साथियों क्या हो गई कुबड़ पट्टी? फ्लोराइड की बहुत ज्यादा अधिकता है, तो साथियों फ्लोराइड जल में मिल जाता है, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के जो हड्डियां होती है उनमें कुबड़ निकल आता है। ये मुख्य रूप से एक समस्या है। तो कुबड़ पट्टी अजमेर व नागौर जिले के मध्य में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रकार, कौन सा जिला एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व नहीं करता? साथियों अब हमें एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो देखनी है। तो साथियों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी। तो साथियों प्रतिनिधित्व जो नहीं करता, तो अब हम समझते हैं साथियों कि जो बूंदी हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र उसमें आते हैं। किसमें आते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। कौन कौन से जिले? डूंगरपुर, बूंदी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सॉरी, ये जो उष्ण, एक बार फिर से थोड़ा सा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला। तो ये तीनों जिले जो हो गए ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसी को कोपेन ने क्या नाम दिया है? एडब्ल्यू प्रकार दिया है। क्या नाम दिया है? एडब्ल्यू प्रकार का कोपेन ने इसको नाम दिया है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को। तो कौन सा नहीं करता है? तो कौन सा बच गया? ऑप्शन डी बूंदी बच गया। तो ऑप्शन डी जो है ये CWG या BSHW प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो एडब्ल्यू का जो प्रतिनिधित्व नहीं करता, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी और उसके उद्गम स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों हमें यहाँ नदी दी गई है और उसका जो उद्गम स्थल है वो दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा है जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का हम देखते हैं। साथियों जो बनास नदी है खमनोर की पहाड़ियों से निकलते, बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से होता है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो कहाँ से होता है? राजसमंद जिले से होता है। और अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं बाणगंगा, तो साथियों बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी, कांतली नदी साथियों खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और सोम गोगुंदा की पहाड़ी, तो साथियों जो सोम नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है साथियों? ये गोगुंदा की पहाड़ी से ना निकल, बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो सोम नदी है बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो गोगुंदा की पहाड़ी है, तो गोगुंदा की पहाड़ी से अगर पूछ ली जाए कि गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सोम, क्योंकि सोम गोगुंदा की पहाड़ियों से नहीं निकल, बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च या आयड़, जिसके आयड़ के नाम से हम जिसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में जो लिंगानुपात है ये 1000 से अधिक है? साथियों जो 2011 की जनगणना हुई है हमारी, उसके अनुसार राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात है जो 1000 से अधिक है?
तो साथियों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान के किसी भी जिले का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक नहीं है। तो अब 1000 से अधिक नहीं है तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक किसका है, ये देख लेते हैं। तो जो सर्वाधिक है साथियों, सर्वाधिक मिलेगा कहाँ पे? डूंगरपुर में। कितना है डूंगरपुर का? 994। और अगर डूंगरपुर के बाद बात कर ली जाए तो राजसमंद में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। कितना? 990। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि 1000 से अधिक किसी भी जिले का लिंगानुपात नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। नौलखा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसका निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नौलखा जो बावड़ी है इसका निर्माण किसने कराया? प्रेमल देवी ने करवाया। और जो नौलखा बावड़ी है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये किस जिले में स्थित है नौलखा बावड़ी? तो नौलखा जो बावड़ी साथियों ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगी? डूंगरपुर जिले में। और निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी ने करवाया। पूछ लिया जाए कि कब करवाया, तो 1586 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1586 ईस्वी में करवाया। और अगर और भी पूछ ली जाए तो आपसे, अगर ऑप्शन में प्रेमल देवी ना देके अगर तारा देवी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? मान लो आपको तारा देवी दे दिया जाए तो आपको तारा देवी भी करके आना, क्योंकि प्रेमल देवी का जो दूसरा नाम था वो तारा देवी या ताराबाई भी था। तो कब निर्माण कराया? 1586 में कराया। और अगर पूछ ले जाए कि इनकी ये किनकी पत्नी थी प्रेमल देवी हैं, जो साथियों ये महारावल आस्करण की जो महारावल आस्करण की ये पत्नी थी। कौन? रानी प्रेमल देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो याद हो गया नौलखा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में विंध्य कगार भूमि किन चट्टानों से निर्मित है? साथियों जो राजस्थान की जो विंध्य कगार भूमि है ये किन चट्टानों से निर्मित है? तो साथियों जो विंध्य कगार भूमि है ये किससे निर्मित है? ये बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित है। ऑप्शन सी बिल्कुल है सही हो जाएगा। और अगर पूछ ले जाए कि जो विंध्य कगार जो हमें भूमि बताई है अभी ये किन नदियों के बीच में स्थित है, तो साथियों ये चंबल नदी व बनास के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित? चंबल व बनास के मध्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए काजरी द्वारा विकसित की गई प्रमुख तकनीक कौन सी है? तो साथियों मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तकनीक विकसित की गई है। किसके द्वारा की गई है? काजरी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? काजरी के द्वारा की गई है। और कौन सी तकनीक है जो विकसित की गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन जो तकनीक है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, ये काजरी के द्वारा विकसित की गई है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हवा की दिशा होती है, हवा की दिशा के समकोण वृक्षों की कतार लगाने की जो तकनीक है ये होती है। क्या होती है? हवा की जो दिशा होती है उसके समकोण वृक्षों को लगाने की जो कतार है इसको शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय आउवा के जो ठाकुर थे कौन थे? कुशाल सिंह थे। अगर प्रश्न पूछ ले जाए कि 1857 की क्रांति के समय आउवा के ठाकुर कौन थे, तो ठाकुर कुशाल सिंह थे। को किस ठिकाने ने शरण दी थी? तो साथियों जो आउवा के जो ठाकुर है इनको जो शरण दी थी वो दी थी मेवाड़ रियासत ने। किसने दी थी? मेवाड़ रियासत ने। तो मेवाड़ के कोठारिया, तो साथियों मेवाड़ में भी अगर पूछ लिया जाए तो कोठारिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ रियासत के कोठारिया ठिकाने ने इनको शरण दी थी। और कोठारिया के उस समय जो शासक थे वो कौन थे? तो साथियों कोठारिया के जो शासक थे जिन्होंने शरण दी थी रावत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। किन्होंने दी थी? रावत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष और कहां पर की गई थी? तो साथियों जो राजपूताना एजेंसी है इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1832 में। कब की गई थी? 1832 में। और कहाँ पे की गई? तो ऑप्शन में हमें 1832 मिल गया तो स्वतः ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 1832 में कहाँ पे हुई? अजमेर में की थी। कहाँ पे की थी राजपूताना एजेंसी की स्थापना? 1832 में अजमेर में की गई थी। और अगर पूछ ले जाए कि इसका जो प्रमुख एजीजी कौन था, तो राजपूताना एजेंसी का प्रथम एजीजी कौन था? तो साथियों मिस्टर लॉकेट उस समय एजीजी थे। कौन थे? मिस्टर लॉकेट उस समय एजेंसी एजीजी थे राजपूताना एजेंसी की स्थापना के समय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आशा है आपको प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलती रहे सीईटी या अन्य राजस्थान की परीक्षाओं से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। किस किसान आंदोलन की जो गूंज है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? तो साथियों ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी जो गूंज है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको ब्रिटिश संसद के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश संसद के नाम से जाना जाता है, वहां पर गूंजी थी। तो कौन सा था? सीकर किसान आंदोलन हो जाएगा। और ये कब हुआ था अगर पूछ ले जाए तो 1922 से 35 के समय ये सीकर किसान आंदोलन चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों जो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल था, इसके प्रथम जो अधिवेशन है इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेबी कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया था। किन्होंने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। और 1941 में ये हुआ था और ये किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। कहाँ पर किया था? उदयपुर की जो शाहपुरा हवेली है उसमें किया था। कहाँ पर? उदयपुर की शाहपुरा हवेली में इसका उद्घाटन किया था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का नामकरण किसके सुझाव पर किया गया? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व की परीक्षाओं में भी कई बार पूछ लिया गया है। तो मत्स्य संघ का जो नामकरण है अगर किसके सुझाव पर किया गया तो ये के एम मुंशी के सुझाव पर किया गया। किनके सुझाव पर किया गया? के एम मुंशी के सुझाव पर किया गया था। और अगर पूछ ले जाए कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, तो 18 मार्च 1948 को हुआ। कहाँ पर हुआ? भरतपुर दुर्ग में हुआ। कहाँ पर हुआ? भरतपुर दुर्ग में हुआ था। और अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर, 4 रियासतों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। किनको? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सिवाना का दुर्ग है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता? 1308 में जीता। कब जीता? 1308 में जीता था। और जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो साथियों 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के जो दुर्ग है उसको जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रखा था। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जो कि बालोतरा में स्थित है दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। और अगर पूछ ले जाए कि वहां का रक्षक किसको नियुक्त किया, ये भी अच्छा प्रश्न हो जाएगा। वहां का रक्षक किसको नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन दुर्ग को वहां का रक्षक नियुक्त कर दिया था। कब? 1308 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन किस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था? तो साथियों जो मंडन था ये किस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था? अच्छा प्रश्न है। तो मंडन जो था ये महाराणा कुंभा के कौन थे? महाराणा जो कुंभा थे, कुंभा के ये दरबारी शिल्पी थे। कौन थे? कुंभा के दरबारी शिल्पी थे कौन? मंडन। और इन्होंने किस दुर्ग का ये शिल्पी थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, इसका प्रमुख शिल्पी, प्रमुख डिजाइन इन्होंने ही किया था। किसने? मंडन ने फाइनल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो साथियों जो महाराणा सांगा है इनके द्वारा जो युद्धों का सही क्रम है वो देखते हैं। खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना। तो साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, 4 युद्ध दिए गए हैं। खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, चारों ऑप्शनों में यही है, बस आगे पीछे है। तो हम देखते हैं कि इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कालानुक्रम क्या है। तो साथियों सबसे पहले जो हुआ था 1517 में कौन सा हुआ था? खातोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था खातोली का युद्ध? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1517 में हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं तो गागरोन और बयाना में से कौन सा? तो बयाना, गागरोन का युद्ध पहले हुआ था, 1519 में हुआ था। और जो बयाना का युद्ध है 1527 में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खातोली का युद्ध कब हुआ? 1570 में। बाड़ी का युद्ध 1518 में। गागरोन 1519 और बयाना 1527। तो साथियों आप ऐसे याद कर लीजिए, खातोली, बाड़ी, गागरोन क्योंकि लगातार हुए थे ये प्रति साल 17, 18 और 19 में। और बयाना का कब हुआ था? 1527 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक
आदि पुरुष किसको माना जाता है? तो साथियों मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। किसको माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर शहर की स्थापना 1727 के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? तो साथियों जो जयपुर शहर की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1727 में हुई थी और वहां का जो प्रमुख वास्तुकार और जो नगर नियोजक था वो थे कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। और ये कौन थे? ये एक बंगाली ब्राह्मण थे। कौन थे? और ये कौन थे? जयपुर के प्रमुख वास्तुकार या नगर नियोजक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीताबाड़ी का मेला जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कहाँ आयोजित होता है? साथियों जो सीताबाड़ी का जो मेला है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है ये केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है? केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। और ये कब होता है? तो ये ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। कब होता है? ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है केलवाड़ा बारा में सीताबाड़ी का मेला। और इसको सहरिया जनजाति का कुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? तो साथियों जो लांगुरिया गीत है ये कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछ ले जाए कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है तो ये करौली जिले में, कौन से जिले में स्थित है? करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर यह किला स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है? साथियों जो चित्रकला की नाथ द्वारा शैली है इसका जो स्वर्ण काल है वो किस शासक के काल को माना जाता है? तो साथियों महाराणा राज सिंह के शासनकाल को इसका स्वर्ण काल माना जाता है नाथ द्वारा शैली का। क्योंकि ये किससे प्रभावित थी? ये चित्रकला शैली बल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थी और महाराणा राज सिंह के शासनकाल को इसका स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर स्थित एल्बर्ट हॉल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो साथियों एल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। और इसके जो मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे इसके जो मुख्य वास्तुकार? इसके जो मुख्य वास्तुकार थे सर स्विंटन जैकब। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर स्विंटन जैकब इसके मुख्य वास्तुकार थे। और अगर इसका निर्माण की बात करें कि जो एल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण कब शुरू हुआ तो ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत मावजी का संबंध किस संप्रदाय और पवित्र धाम से है? तो साथियों अगर संत मावजी का संबंध और पवित्र संप्रदाय किस और सॉरी संत मावजी का संबंध किस संप्रदाय और पवित्र धाम से है? तो साथियों इनका जो मावजी का जो संबंध है वो निष्कलंक संप्रदाय और बेणेश्वर धाम से है। किससे है? निष्कलंक संप्रदाय बेणेश्वर धाम से है। क्योंकि संत मावजी ने ही किसकी स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने? संत मावजी ने। और उन्होंने सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की। तो साथियों बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो सोम नदी का, किसका? सोम का, माही का और जाखम नदियों का संगम यहाँ पे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे बेणेश्वर धाम का भी स्थान बता दिया गया है। किन किन नदियों का संगम होता है ये भी बता दिया गया है। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत महावजी ने की, ये भी बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है जबकि दूसरा मेला कहाँ पे बढ़ता है? साथियों अच्छा प्रश्न है। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है गोगा मेड़ी में बढ़ता है जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। परंतु दूसरा मेला है इनका जो कहाँ पे बढ़ता है? तो साथियों इनका जो दूसरा मेला है वो गोगा जी की ओलडी सांचौर जिले में, सांचौर जो कि जालोर जिले में स्थित है वहां पर बढ़ता है। तो साथियों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोगा जी की ओलडी कहाँ पे स्थित है तो आपको वहां पे हनुमानगढ़ करके नहीं आना है। वहां पे आपको क्या करके आना है? सांचौर करके आना है या फिर जालोर करके आना है। और जो इनका पहला मेला है वो कहाँ पे लगता है? प्रमुख मेला इनका गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो साथियों जो राजस्थानी आभूषण है जिसको क्या कहते हैं? तगड़ी कहते हैं। तो ये कहाँ पर पहना जाता है?
तो तगड़ी जो आभूषण है इसका संबंध किससे हो जाएगा? कमर से हो जाएगा। तगड़ी आभूषण का संबंध किससे होगा? कमर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछ ली जाएगी कमर पर अन्य आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं, तो तगड़ी, कंदोरा, करधनी, सटका। तो साथियों तगड़ी भी, कंदोरा, करधनी या सटका, ये सभी आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? कमर पर पहने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। राजस्थान की संस्कृति में पटेल या बिछियो और लालर क्या है? तो साथियों आप पटेल या बिछियो या लालर, तो आप बिछियो से इसको एक तरीके से ये मत समझ लीजिए कि ये कोई एक प्रकार का मतलब आभूषण हो गया, क्योंकि यहाँ पर आभूषण से इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं है। अधिकतर बच्चे इसमें आभूषण ही करके आते हैं, लेकिन पटेलियो, बिछियो और लालर का जो संबंध है ये किससे संबंध है? लोक गीतों से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी लोक गीतों से किसका संबंध है? पटेलियो, बिछियो और लालर का संबंध राजस्थानी लोकगीतों से। बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी परीक्षा में कहीं भी आपको ये प्रश्न दिख जाएगा, एज इट इज दिख जाएगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। तो पटेल या बिछियो और जो लालर है ये राजस्थानी लोकगीतों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रम्मत लोक नाट्य के दौरान मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों जो रम्मत लोक नाट्य है इसके दौरान मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नगाड़ा का और ढोलक का किया जाता है। किसका किया जाता है? नगाड़ा और ढोलक का किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि नम रम्मत है जो ये कहाँ का लोक नाट्य है, तो साथियों ये बीकानेर, कहाँ का? बीकानेर व जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और नगाड़ा और ढोलक के साथ इसका मतलब नगाड़ा और ढोलक के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ ले जाए तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। पार्टी का नाम पूछ ले जाए तो जनता पार्टी नाम आ जाएगा। कौन सा? जनता पार्टी। और कब बने? तो 1977 में बने। कब बने? 1977 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो साथियों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जो कथन असत्य है वो हो जाएगा कि ये एक बहु सदस्य निकाय है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कि ये एक बहु सदस्य निकाय है, क्योंकि ये बहु सदस्य निकाय न होकर ये कैसा निकाय? ये एक सदस्य ही निकाय है। कैसा है? एक सदस्य ही निकाय है। तो ये बिल्कुल इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है जो ये कैसा निकाय है, तो ये एक सदस्यीय निकाय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी? तो साथियों राजस्थान सूचना आयोग जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? आरटीआई के नाम से जाना जाता है। आरटीआई के अधिनियम, आरटीआई अधिनियम 2000, तो साथ ही इसकी जो स्थापना हुई थी आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। और गठन कब हुआ? हमसे पूछा गया है कि स्थापना कब हुई, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके अधिनियम के तहत? आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। और अगर तिथि भी पूछ ली जाए तो 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना, इसका गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी अनिवार्य बैठकें होना आवश्यक है? तो साथियों जो ग्राम सभा होती है तो ये किसके अंडर? तो ये पंचायती राज अधिनियम के तहत आती हैं। तो पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो कम से कम कितनी होना आवश्यक है वर्ष में? एक वर्ष में हमसे पूछा गया है। तो साथियों एक वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होना आवश्यक है। कितनी? 4 बैठकें होना आवश्यक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर जो पंचायती राज अधिनियम के तहत इनकी तिथि भी निर्धारित की गई है तो पहली जो बैठक है वो 26 जनवरी को है। कब है? 26 जनवरी को। दूसरी 1 मई को निर्धारित है। कब? 1 मई को। तीसरी 15 अगस्त को। और चौथी जो हो जाएगी 2 अक्टूबर को। तो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठकें होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो साथियों जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई डी दुआ। तो साथियों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति आई डी दुआ थे, जिनको कब नियुक्त किया गया था? 1973 में इनको नियुक्त किया गया था। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, लोक आयुक्त
आईडी दुआ थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आरआईपीएस 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना। साथियों, ये कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं। अगर निवेश प्रोत्साहन योजना है तो देखो, कृषि, पर्यटन या मुफ्त बिजली या फिर निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन ऑप्शन बी लग रहा है। तो कुछ प्रश्न कॉमन सेंस से भी साथियों सही किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो साथियों, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो साथियों, कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये पार्क सीतापुरा, बोरानाडा और नीमराणा में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में। एक मिनट में लिख देता हूँ। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा अलवर जिले में आता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा अलवर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति वर्ष कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? साथियों, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रारंभ में 100 दिनों का किया जाता था, लेकिन 2023-24 के राज्य के बजट में इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया है। और साथियों, जो मनरेगा की जो योजना थी, मनरेगा जो योजना थी पूर्व में, अब इसका जो नाम बदलकर बीबीजी राम जी कर दिया। क्या कर दिया गया? बीबीजी राम जी इसका नाम कर दिया गया और इसके तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन का? 125 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो साथियों, किसने उस अधिवेशन के अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो साथियों, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी काकोरी ट्रेन एक्शन की जो ऐतिहासिक घटना हुई थी ये कब हुई थी? तो साथियों, जो काकोरी कांड है ये कब हुआ था? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और 9 अगस्त 1925 को ही जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि के द्वारा ऐतिहासिक जो काकोरी ट्रेन डकैती है, जिसको काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता है, को अंजाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभों वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से होने वाली शीतकालीन वर्षा मावठ का उद्गम स्थल है जो क्या है? तो साथियों, जो मावठ का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ये किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो उद्गम स्थल भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भूमध्य सागर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, अगर भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? साथियों, तो जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा और पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे गुजरात का स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जो शब्द हैं ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो साथियों, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? तो साथियों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सम्मिलित होते हैं,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित होते हैं, विधान परिषद के सदस्य। तो साथियों ये प्रश्न बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल जो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? साथियों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर इनका भाग पूछ ले जाए तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद पूछ ले जाए तो आर्टिकल 36 से किससे लेकर 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। और अगर पूछ ले जाए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, जो कि भाग 4 में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है? साथियों साइंस के प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। पादप हार्मोन वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करता है? तो साथियों कौन कार्य करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड है जो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि जो एसबी एब्सिसिक एसिड है ये एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा है? पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है। और ये जो बीजों का जो अंकुरण होता है, बीज जो फूटते हैं उनको रोकता है और पत्तियों को मुरझाने में, पत्तियों को मुरझाता है। क्या करता है? पत्तियों को मुरझाता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीत ज्वर का वाहक मच्छर कौन सा है? साथियों जो पीत ज्वर है जिसको येलो फीवर के नाम से जाना जाता है, ये एक वायरस जनित रोग है। और ये जो मादा जो एनाफिलीज जो मादा एडिज एजिप्टी जो मच्छर होता है उसके काटने से ये फैलता है। तो पीत ज्वर का जो जो वाहक होता है ये किससे होता है? मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। किससे? एडिज एजिप्टी के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी तारे का रंग, जो तारे का जो रंग होता है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो साथियों जो तारा होता है इसका जो कलर होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो साथियों ये उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तारे का जो रंग होता है उसका जो सतही जो तापमान होता है, पृष्ठ तापमान होता है, उस पर निर्भर करता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो साथियों जो रक्त का थक्का जमता है ये किस विटामिन, इसमें जो किस विटामिन की जो सहायता होती है वो किस विटामिन की सहायक सहायक उसमें होता है? तो साथियों जो रक्त का जो थक्का है ये विटामिन के की वजह से जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है। किससे जमता है? विटामिन के से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो साथियों जो न्यूटन का गति का जो कितने नियम दिए थे न्यूटन ने गति के? 3 नियम दिए थे। और तीसरा जो नियम है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। तो उसका जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? साथियों देखते हैं। ऑप्शन है रॉकेट का लॉन्च होना, बिल्कुल ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तैरते समय पानी को पीछे धकेलना, ये भी जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे गिरना, ये बिल्कुल नहीं होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो चलती बस है इसके अचानक रुकने पर जो यात्री आगे की तरफ गिरता है, जैसे बस में कई बार ब्रेक लगते हैं, आपने देखा होगा एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं गिरते, कैसे गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये जो न्यूटन का जो प्रथम गति का जो प्रथम नियम है, कौन सा? प्रथम नियम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जड़त्व के नाम से जानते हैं। इस नियम का ये उदाहरण है, न कि तीसरे नियम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों जो हैवी वाटर है इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा साथियों। एमएस एक्सेल में किसी सक्रिय सेल, साथियों जो एमएस एक्सेल होता है हमारा, वहां पे जो एक्टिव सेल होती है, अगर उसको हमें एडिट करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से हम एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट
कर सकते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो F2 हो जाएगा साथियों। तो F2 जो कुंजी है इसके माध्यम से हम एमएस एक्सेल में एक्टिव जो सेल है उसको एडिट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए विंडोज। तो साथियों विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी लाइनक्स, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल, साथियों ओरेकल एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? एक डीबीएमएस है। क्या है साथियों? डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है साथियों? ये एक डाटाबेस, साथियों क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या? डीबीएमएस। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ ले जाए तो विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स ये सभी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। लेकिन ओरेकल किसका प्रकार है? एक डीबीएमएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का पूर्ण पता, पूर्ण रूप क्या है साथियों? हमारे पास जो हमारा फोन में, हमारे कंप्यूटर में जो इंटरनेट चलता है तो एक आईपी एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हमारा जो कंप्यूटर का या फोन का पता लगाया जाता है कि ये कौन सा कंप्यूटर है और या कौन सा फोन इसको यूज कर रहा है। तो आईपी जो एड्रेस होता है हर डिवाइस में पाया जाता है। ये आईपी एड्रेस जो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो आईपी एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है साथियों? तो आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो साथियों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किस ऑप्शन जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल दिया गया है बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ इंटरनेट दिया गया है ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोवाइडर दिया गया है तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होगी साथियों? अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आईपी यानी इंटरनेट, इंटरनेट आप बेसिक याद हो ही जाएगा। और पी यहाँ पे प्रोसेस प्रोवाइडर ना होकर सिर्फ प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? जो कंप्यूटर में हमारे कैश मेमोरी होती है ये क्या होती है? मतलब एक जो मुख्य रूप से सीपीयू और जो रैम के बीच जो जो मतलब डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है क्या होती है? सीपीयू और रैम के बीच जो डेटा ट्रांसफर की गति होती है। तो ये जो सीपीयू कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में एक बफर का काम करती है। क्या करती है? एक बफर का काम करती है। और ये बार बार जो उपयोग होने वाला जो डाटा है उसको स्टोर करती है। क्या करती है? जैसे मान लो हम किसी चीज को बार बार प्रयोग में करें, किसी फाइल को बार बार खोल रहे हैं तो उसको स्टोर करके और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है उसको बढ़ाती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाती है कौन सी? कैश मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है साथियों? अगला प्रश्न हमें नॉन वॉलेटाइल का दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का जो प्रश्न है आपको सीईटी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए आप, यहाँ से प्रश्न 100% मिलेगा आपको। तो कौन सी एक नॉन वॉलेटाइल और स्थायी मेमोरी है साथियों? नॉन वॉलेटाइल को क्या कहा जाता है? स्थायी कहा जाता है। और वॉलेटाइल को क्या कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो जो नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी का जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा साथियों? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का प्रकार हो जाएगा ROM। तो नॉन वॉलेटाइल का अर्थ क्या होता है? स्थायी होती है। तो जो रोम होती है ये भी एक स्थायी मेमोरी होती है। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जैसे साथियों हम देखते हैं हमारे जो कंप्यूटर या हमारे फोन में जो जो फाइलें होती हैं जो सेव्ड होती हैं, जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए कोई फाइल हो गई, कोई पीडीएफ हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई वीडियो फाइल हो गई, तो ये सब किस में सेव होती है? ये रोम में सेव होती है। तो ये साथियों स्थायी मेमोरी होती है। हमारे कंप्यूटर को या मोबाइल डिवाइस को जैसे हम बंद करते हैं तो ये क्या होती है? डिलीट नहीं होती है। लेकिन साथियों जो रैम होती है क्या होती है? रैम होती है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। कौन? रैम। अच्छे से इसको समझ लीजिए रैम और रोम का फर्क। रैम क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये क्या करती है? ये हमारे जो मतलब सीपीयू जो हमारा जो डिवाइस होता है उसमें जो भी जो प्रोसेसिंग होती है उसको बढ़ाने के उसके लिए ये उसका मतलब कार्य करती है मुख्य रूप से रैम। तो ये साथियों जैसे हम हमारा डिवाइस बंद करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये मेमोरी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक अस्थायी मेमोरी। लेकिन रोम क्या होती है? ये स्थायी मेमोरी होती है। तो रैम कैसी हो गई? वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। कैसी हो गई? वॉलेटाइल हो गई। और रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। और रैम की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो रैम की होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और अगर आपसे रोम की पूछ ली जाए तो रीड ओनली मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न आपको 100% सीटी में मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी और वॉलेटाइल यानी अस्थायी। तो नॉन वॉलेटाइल कौन सी हो जाएगी? आर ओ एम, रोम, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं। और अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी हो जाएगी? रैम हो जाएगी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में अंडू अंतिम कार्य को रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? साथियों, आपने मान लो WORD टाइप किया और अब आपको बिना बैक स्पेस दबाए डी शब्द को हटाना है या वर्ड शब्द को हटाना है, तो जिसको क्या बोलते हैं? अनडू बोलते हैं। तो अंतिम कार्य को रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू किया जाता है। किससे? कंट्रोल प्लस जेड से अनडू किया जाता है। और अगर आपको उसी कार्य को वापस लाना है, मतलब रीडू करना है, तो अनडू के लिए तो कंट्रोल प्लस जेड हो गई, और अगर आपको रीडू करना है, उसको वापस लाना है, तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस वाई का रीडू के लिए प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल जेड जो हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा साथियों? ये अनडू के लिए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस वाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। किसी कोट भाषा में पेंसिल को QFOOJM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बोर्ड को क्या लिखा जाता है? तो साथियों हम देखते हैं कि PENCECIL और QF। तो साथियों देखते हैं, पी के बाद क्यू आया तो एक की वृद्धि कर दी गई, पी एक की वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद ई में अगर क्या जोड़ा? ABCDEF, तो एक की वृद्धि गई तो क्या आ गया? एफ आ गया। इसी तरीके से एन में क्या जोड़ा? एक जोड़ा तो ओ आ गया। फिर 3 बार लगातार एक की वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बी में क्या जोड़े? सी जोड़े तो एक आ जाएगा। फिर ओ के बाद पी जोड़ लीजिए और ए के बाद बी, तो CPB। तो साथियों CPB हमें किससे मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो यही कि हमारा ये आंसर हो जाएगा, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। 3, 8, 15, 24 और 35। तो साथियों जो श्रृंखला है, इसको पूरा करना है। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों 3 में हम एक बार देखते हैं जोड़ के, 5 आए तो उनके जोड़े 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 में 7 जोड़े तो 15 आ जाएगा। 15 में 9 जोड़े तो 24 आ जाएगा। 24 में क्या जोड़े? 11 जोड़े तो 35 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से 5, 7, 9, 11, तो अगला नंबर क्या होगा? 13 होगा। तो 35 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में 13 जोड़ने पर क्या आएगा? 48 आएगा। तो 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? साथियों अगर घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो मिरर में, कांच में क्या दिखाई देगा? तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो दर्पण का प्रतिबिंब अगर हमें निकालना है, तो जो हमें समय दिया गया है उसको हमें 11:60 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 11:60 में से हमको घटाना है। तो 11:60 में से अगर हम 4:30 को घटाएंगे, किसको? 4:30 को घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों? 7:30 आएगा। तो 7:30 के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दर्पण का आपको समय निकालना है, तो जो समय दिया गया है उस समय को 11:60 में से घटा दो। तो 11:60 में से आप जो भी उत्तर आएगा घटाने पर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। साथियों कहाँ पे चलता है? ये केंद्र बिंदु हो गया। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब साथियों आपको बाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में आप घूम जाइए। कि जो घड़ी की सुई चलती है उस विपरीत दिशा में घूमेंगे तो 3 किलोमीटर बाईं ओर हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो घड़ी की जो दिशा में घड़ी सीधी घूमती है, तो घड़ी इस दिशा में ऐसे समय होता है घड़ी का ऐसे, तो हम ऐसे घूम जाएंगे। तो ये दायां मुड़ के कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तब प्रारंभिक जो बिंदु है उससे किस दिशा में? तो साथियों जो प्रारंभिक बिंदु है सो उसकी जो अंतिम दिशा क्या हो जाएगी साथियों? तो इस प्रश्न को आप अपने नोट कॉपी पेन से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। आलू, गाजर, मूली और टमाटर। तो साथियों इसमें जो बेमेल हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। बेमेल क्यों हो जाएगा? क्योंकि आलू जमीन के अंदर उगता है, मूली जमीन के अंदर उगती है और गाजर भी जमीन के अंदर, लेकिन टमाटर जमीन के अंदर नहीं होता, ये बाहरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हिंदी व्याकरण अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है साथियों? तो अत्याचार में जो उपसर्ग होगा वो देख लेते हैं इसका संधि विच्छेद करके, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, और इसमें कौन सी संधि होती है साथियों? अति प्लस आचार में यण संधि हो गई। तो अति प्लस आचार के हिसाब से अति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है तो साथियों जब भी उज्ज्वल शब्द आपसे पूछा जाए तो दो आधे जय, दो आधे जय जिसमें आ रहे हैं, दो आधे जय, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उज्ज्वल ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दो आधे जय का आपको इसमें याद रखना है उज्ज्वल में, शुद्ध वर्तनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के शब्द हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए साथियों। जिसका कोई शत्रु न हो तो वो क्या होता है? तो साथियों जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको अजात शत्रु के नाम से कहते हैं, अजात शत्रु उसको कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश का हो जाएगा साथियों, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीगेंट। तो साथियों डिलीगेंट का अर्थ आपको पता होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो डिलीगेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। क्या होता है? मेहनती या परिश्रमी होता है। तो हमें सिनोनिम समानार्थी ढूंढना है, तो समानार्थी मेहनती का देखते हैं क्या? ऑप्शन ए लेजी नहीं होगा, लेजी यानी आलसी हो गया, इंटेलिजेंट यानी क्या हो गया? होशियार हो गया, और केयरलेस यानी क्या हो गया? जो जिसको किसी काम की फिक्र ना हो, आलसी एक टाइप में, तो ये भी गलत हो गया। तो मेहनती का हमें यहाँ हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट मिल रहा है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एक मतलब होशियार हो गया, लेकिन मेहनती क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो डिलीगेंट का जो समानार्थी शब्द क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। साथियों विपरीतार्थक शब्द देखना है किसका? ऑब्सोलेट का। तो साथियों ऑब्सोलेट का अर्थ आपको पता होना चाहिए, अप्रचलित, जो प्रचलन में ना हो या पुराना, ऐसा जो है प्रचलित हो या पुराना हो। और इसका जो हमें क्या देखना? एंटोनिम देखना, विपरीतार्थक शब्द है। तो एंशियंट यानी भी क्या होता है साथियों? एंशियंट यानी भी पुराना होता है, तो ये समानार्थी हो गया। और मॉडर्न यानी क्या हो गया साथियों? मॉडर्न यानी आधुनिक होता है, तो मॉडर्न इसका बिल्कुल एंटोनिम हो गया, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑब्सोलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, ही हैज बीन लिविंग हियर खालिस्तान 2010। तो साथियों वो यहाँ पर 2010 से रह रहा है, तो यहाँ पे सिंस और फोर में से एक आएगा। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है साथियों कि 2010 ये क्या है? एक निश्चित समय है, तो अगर निश्चित समय आ जाए तो साथियों निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पे 2010 एक निश्चित समय था, यहाँ पे ऑप्शन इंस्टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे निश्चित समय नहीं होता, 2010 की जगह कोई ऐसा ही समय था जो निश्चित नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम होता कि ही हैज बीन लिविंग हियर खालिस्तान ए लॉन्ग टाइम, या फिर कुछ और होता जो निश्चित नहीं होता, तो फोर का प्रयोग होता। तो अगर निश्चित समय के लिए अगर पूछा जाए तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का। राजस्थान की प्राचीन रियासतों में, राजस्थान की प्राचीन रियासतों में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। पूर्व में एक डाकन प्रथा चलती थी, इस पर जो रोक लगाई थी वो किस रियासत ने लगाई थी? मेवाड़ रियासत ने लगाई थी। किसने लगाई थी? मेवाड़ रियासत ने 1853 में। मेवाड़ के जो महाराणा थे कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह मेवाड़ के जो महाराणा है, उदयपुर मेवाड़ के, इन्होंने जो वहां के कमांडेंट थे जेसी ब्रूक द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था। किसको? डाकन प्रथा को। तो किसमें हुई थी? किस रियासत ने रोक लगाई थी? मेवाड़ ने लगाई थी 1853 में। आशा है आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस करके कर दो ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।